लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की रैली में गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि एसपी बीएसपी ने गरीबों को पिछड़ा रखा, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र से काम कर रही है। हर जाति के लिए काम हुए, हर जाति वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा। योगी सरकार की पीठ थपथपाते हुए अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार में माफियाओं पर नकेल कसी गई। आज यूपी में माफियाओं की खैर नहीं है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि 2022 में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो अमित शाह आज जमकर विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए और एक बार फिर से उस नारे को दोहराते हुए नजर आए कि देखिए, इस बार के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 300 सीटें आएगी और भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। आज ये बड़ी रैली हुई निषाद पार्टी और बीजेपी की, और ऐसे में लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर रही है और इस रैली के जरिए, इस महासभा के जरिए समीकरणों को किस तरीके से बदला जाए, अलग अलग जाति, अलग अलग तबके के लोगों को किस तरीके से पार्टी से जोड़ा जाए, वो तमाम वादे आज करते हुए अमित शाह नजर आए। और इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मित्रों, आज इस मैदान में मैं जो रैली देख रहा हूं, जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं, वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। योगी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं को और गुंडों को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया है। माताओं, भाई और बहनों, जिस प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज होता है, वो प्रदेश में गरीब का विकास कभी नहीं होता है। गरीब का विकास तभी होता है जब कानून का राज हो। और इस सपा बसपा की बुआ भतीजे की सरकारें माफियाओं का संरक्षण करती थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर गए। मित्रों, पलायन कर। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा कांग्रेस ने कई सालों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? भाई, गरीब के घर में गैस आया था क्या? जोर से बोलो, आया था क्या? गैस किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया, नहीं पहुंचाया? बोलो, किसने पहुंचाया? हर घर में शौचालय किसने पहुंचाया? हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? तो हर तबके, हर जाति के लिए योगी सरकार ने काम किया है और उन तमाम कामों को गिनवाते हुए नजर आए कि देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 2017 के बाद विकास की गति यूपी की तेज होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार काम करके दिखाती है, यूपी में अन्याय किसी के साथ नहीं होगा और अराजकता फैलाने वालों पर बुलडोजर चलता रहेगा। सरकार बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, शोषण किसी का नहीं होगा, लेकिन जो माफिया और पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके अराजकता पैदा करते थे, उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहेगा। 2019 में तो मात्र निषाद पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी और उस समय दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन
बुआ और बबुआ का गठबंधन भी बन गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन ने इस महागठबंधन को पूरी तरह ध्वस्त करके उत्तर प्रदेश में पुनः माननीय श्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत भारी बहुमत प्राप्त किया था। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में अयोध्या बड़ा मुद्दा हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बनाने का काम तेजी से हो रहा है। विश्व स्तर के बनाए जा रहे अयोध्या रेलवे स्टेशन का काम 3 चरणों में पूरा होगा, जिसके पहले चरण का काम माना जा रहा है कि मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। न्यूज 18 की टीम ने राम मंदिर के मॉडल की तर्ज पर बन रहे रेलवे स्टेशन के काम को देखा। बताया जा रहा है कि स्टेशन में यात्रियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं होंगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार सबसे बड़ा एजेंडा अयोध्या है और अयोध्या का विकास, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस समय न्यूज 18 इंडिया पर आप सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये अयोध्या का नया स्टेशन है, मॉडल स्टेशन है, जिसे करोड़ों के खर्च पर बनाया जा रहा है और बिल्कुल सब सुख सुविधाओं से लैस और मॉडर्न एमिनिटीज के साथ ये मॉडल स्टेशन बनाया जा रहा है। अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां पहले यहाँ 3 से 4 लाइनें ही हुआ करती थी, वहां आप देख सकते हैं जहां ट्रेन खड़ी है वहां पर लाइनें बढ़ाई जा रही हैं। सबसे पहले तो वो, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म, हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि ठीक कितने प्लेटफॉर्म होंगे, लेकिन 2 गुना होना तो पक्का तय है। अंदर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एलिवेटर होगा, लिफ्ट होगी, साथ ही साथ एसी वेटिंग रूम, जो जनरल लोग हैं उनके लिए भी एसी वेटिंग रूम होगा और साथ ही साथ जो आप इसके ऊपर 2 और फ्लोर्स देख सकते हैं, वहां भी वेटिंग रूम होंगे और साथ ही साथ रहने के लिए कमरे भी होंगे। ये सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27% सीटों पर सामान्य सीटों की तरह चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई और सीधे तौर पर कहा कि चुनाव संविधान के हिसाब से ही होने चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27% सीटों पर सामान्य सीटों की तरह चुनाव कराने का निर्देश दिया है, यानी कि किसी तरीके का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थिति साफ कर दी है कि सामान्य चुनाव की तरह ही इन सीटों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा और साथ ही निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाई गई है। एहतेशाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, जो नियम है और सुप्रीम कोर्ट के पहले के जो आदेश हैं उसके मुताबिक किसी भी समुदाय को अगर आरक्षण देना है तो उसके लिए पहले पिछड़ेपन का आंकड़ा जमा करना होता है और एक कमीशन के तहत वो आंकड़ा जमा होता है। लेकिन हम देखें कि महाराष्ट्र में इससे पहले हुआ था और वही मध्य प्रदेश में हुआ, जहां सरकारें आरक्षण दे देती हैं ओबीसी को, लेकिन उसके लिए जो पिछड़ेपन का आंकड़ा है वो नहीं दिखाती। इसी आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 27% आरक्षण निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में ओबीसी को दिया था उसे रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो ओबीसी की सीटें हैं उनको जनरल सीट घोषित की जाए और उसके बाद वहां चुनाव कराए जाएं। जी बिल्कुल, तो ओबीसी सीटों को जनरल सीट घोषित किए जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। शुक्रिया एहतेशाम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फर्रुखाबाद में आलू के ठेलों पर चुनावी चर्चा तेज है। फर्रुखाबाद में लोग भुने हुए आलू का स्वाद लेने सड़क किनारे लगे ठेलों पर जाते हैं, जहां यूपी के विकास और रोजगार के मुद्दे पर चुनावी चर्चा इन दिनों तेज है। इस दौरान न्यूज 18 के सामने लोगों ने अपनी राय रखी। हम इनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके से, ये बताइए, विकास सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है? फिर से दोबारा बीजेपी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भय, भूख, भ्रष्टाचार, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष जो हमेशा से उत्तर प्रदेश पर गुंडा राज, भ्रष्टाचार सब किए रहता था, अब वो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहा। जनता खुशहाल है और गरीब से गरीब तबका, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सभी योजनाएं बहुत ही अच्छी तरह से पहुंच रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर और सारे लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्योंकि आलू पे चर्चा जो चल रही है वो इसका जायका खराब ना हो, इसलिए ये बताइए कि यहाँ पर आप रहते हैं, सड़कें कैसी हैं? सड़कें खराब है बहुत। सड़कें आगे बहुत गड़बड़ है।
सड़कें आगे बहुत बड़ा रोज एक्सीडेंट, रोज वहाँ पर कोई गिर रहा है, ये आगे वो पड़ा हुआ है ना। क्या ये मुद्दा बनेगा चुनावी मुद्दा बनना चाहिए भी, पब्लिक को तो चाहिए कि उसको फैसिलिटी अच्छी मिले, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहे हैं लोग। बिल्कुल, यहाँ पे सड़कें खराब हैं। आप बताइए कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि चुनाव सामने है, क्या क्या मुद्दे पर वोट करेंगे आप लोग? छोड़ो, रहने दो, लोगों को कहने दो, तुम खुद ही ये फैसला करोगे। हम जीत जाएंगे, तुम हार जाओगे, हमसे मुकाबला करोगे तो। क्योंकि योगी और माननीय मोदी जी ने पूरे भारत को वो सम्मान दिलाया है जो कोई और नहीं दिला सकता। हम मुस्लिम होते हुए भी एक वादा करते हैं आपके माध्यम से कि मुस्लिम समाज के लोग 30 से 35% वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में सन 2022 में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ, और फिर सन 2024। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग जो अभी भी जो है ये मान रहे हैं फर्रुखाबाद का विकास हुआ है, और कुछ लोगों की ये भी कोशिश है कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आगे सड़कें काफ़ी खराब हैं और जो एक चुनावी मुद्दा बनने वाला है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती का भांजा प्रबुद्ध कुमार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के लिए प्रचार कर रहे हैं। 39 साल के प्रबुद्ध कुमार मायावती की बड़ी बहन सरस्वती देवी के बेटे हैं। कुछ दिन पहले ही मेरठ में हुई अखिलेश और जयंत की रैली में प्रबुद्ध कुमार ने अपनी भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी का आरएलडी में विलय किया था। प्रबुद्ध कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान आरोप लगाया है कि अब बीएसपी में दलितों की आवाज नहीं उठाई जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने मायावती के भांजे प्रबुद्ध कुमार को पार्टी में शामिल कराया है। और देखिए, जगह जगह वो प्रचार कर रहे हैं। बहुजन उदय अभियान के तहत लोगों से मिल रहे हैं, जिसमें दलित समाज, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से लगातार जनसंपर्क इनका चल रहा है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस तरीके से गठबंधन को वोट देना है, मजबूत करना है। आपको बता दें कि भांजे मायावती के हैं प्रबुद्ध कुमार के साथ साथ राजपाल बालियान हैं, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी इनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, आप दोनों से मैं बात करूंगा, लेकिन प्रबुद्ध जी पहले आपसे, आपकी पहचान एक बड़ी ये है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। आप मायावती जी के भांजे, पहले वो रिश्ता आप बताएं, और आपने आरएलडी और एसपी को उनके लिए कैंपेन करने का ख्याल किसे? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी हमारी मासी हैं, हमारी जो मदर हैं सरस्वती जी, वो बहन जी की बड़ी सिस्टर हैं, और बहन जी का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जो इस समय परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके हिसाब से जो बहुजन समाज पार्टी में दबे कुचले की जो आवाज़ थी उसको सही तरीके से नहीं उठाया जा रहा, तो उन सभी लोगों की आवाज़ को सुनकर, उन सभी लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद में हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद देश में सनातन धर्म से जुड़ी किताबों की बम्पर बिक्री की खबर है। गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक किताबों की बिक्री में बड़ा उछाल आया। पिछले 5 महीने में जितनी बिक्री भागवत और रामचरित्र मानस की हुई है, उतनी बिक्री अब तक कभी नहीं हुई। धार्मिक किताबों की बिक्री बढ़ने के पीछे काशी के पुनर्विकास और अयोध्या से जुड़ी घटनाओं को वजह माना जा रहा है। बिक्री में मुख्य रूप से गीता, रामायण, महाभारत और दूसरे 18 पुराण उपनिषद है। तो गीता प्रेस की किताबों की ये बड़ी बिक्री और धार्मिक किताबों की मांग जिस तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अब बढ़ाया जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के नरेला इलाके में एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी। तस्वीरें आप जरा देखिए, किस तरीके से काले धुएं का गुब्बार आसमान छूता हुआ, और इसी काले धुएं के गुब्बार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण होगी। हालांकि तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या कुछ रही, कारण क्या कुछ रहे, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जो लोग भी अंदर मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने का काम कर रही हैं। ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के नरेला में ये जूता फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर ये भीषण आग लगी है और दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं।
न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भीषण आग इसी फैक्ट्री में लगी है और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे कि कितने लोग मौजूद थे, कैसे ये आग लगी और क्या किसी के हताहत होने की खबर है। दीपक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, सबसे पहले अपडेट बताइए। देखिए, अभी भी आग पर जो है पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। ये कहा जा रहा है कि जब फैक्ट्री में तकरीबन 2:30 बजे के आसपास दमकल विभाग के पास सूचना मिली थी, तो उसके बाद से ही लगातार दमकल की कई गाड़ियों को वहां पर मौके पर भेजा गया है। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है, क्योंकि दमकल विभाग का ये अभी तक कहना है कि किस वजह से आग लगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आग पर कंट्रोल करने की पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि जो आसपास का इलाका है वो पूरा फैक्ट्रियां हैं उसके आसपास, और जूता फैक्ट्री में ये आग लगी है तो जूते का जो रॉ मटेरियल होता है वो बार बार आग उसकी वजह से सुलग रही है, जिसकी वजह से अभी कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन आग काफी बड़ी वहां पर फैल गई थी, जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। आसपास की जो दूसरी फैक्ट्रियां हैं उनको खाली कराया गया है ताकि वहां पर तक आग ना पहुंचे। तो दमकल विभाग का कहना है कि कुछ देर बाद आग पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वर्तमान जो स्थिति है अभी बिल्कुल ठीक है। दमकल विभाग का कहना है कि कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा। शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी।